स्टाइल था। वो मार्स के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल रहा है। मार्स पर पानी होने का इतिहास है। जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन भी हो सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी। वो मार्स पर जीवन के सुराग खोज रहा है। यकीन नहीं होता, हमें अपनी पहली कोशिश में सक्सेस मिल गई। कई बार किस्मत साथ देती है और कई बार। देखो रॉब, बुरा मत मानना, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था इस मिशन में इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। पृथ्वी से लगभग 32 करोड़ किलोमीटर दूर एक एलियन वर्ल्ड को किसी रोबोट के नजरिए से एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस तरह से मार्स को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। रेड प्लैनेट रोवर। ये बात उस समय की है जब सोलर सिस्टम को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। तब 2 प्लैनेट थे जहां पर नमी और गर्मी थी। एक था मार्स यानी मंगल और दूसरा अर्थ यानी पृथ्वी। सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां कभी किसी एरा में लिक्विड फॉर्म में पानी होने के चांसेस हो सकते हैं। वो हैं अर्थ और मार्स। इन प्लैनेट्स में वो जरूरी केमिकल्स भी मौजूद थे जो जीवन के लिए जरूरी हैं। इसी वजह से जब हम मार्स को देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि क्या वहां भी कभी जीवन था, और अगर था तो उस जीवन का क्या हुआ। अगर जीवन पहले मार्स पर इवॉल्व हुआ तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्स पर जीवन खत्म होने के बाद जीवन धरती पर पहुंचा और यहां इवॉल्व होना शुरू हो गया। हो सकता है मैं, आप और धरती पर मौजूद जीवन के अलग अलग रूप सभी मार्शियंस हों। Signatures as expected. RD-180 is nominal. Engine and parameters looking good. Copy that. जब से स्पेस एज शुरू हुई है, हम तभी से मार्शियंस की तलाश कर रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा मिशंस लॉन्च हुए हैं। फ्लाईबाइज, ऑर्बिटर्स, लैंडर्स। मिशंस से लौटने वाले ज्यादातर लोग धरती पर जिंदा नहीं लौटे। चाहे कोई भी युग हो, मार्स पर जीवन होने का सुराग अब तक नहीं मिला है। मार्स के एंशिएंट ओशंस जमीन के नीचे जमे हुए हैं। वहां का एटमॉस्फेयर बर्बाद हो चुका है और भयंकर रेडिएशन ने मार्स की सतह को ठंडा, सूखा और खतरनाक बना दिया है। मगर हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। अरबों साल पहले शायद जीवन को मौका मिला था। हो सकता है उसके कुछ सबूत बाकी हों और हम उनकी तलाश अब भी कर रहे हैं। अगस्त 2012, क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के सरफेस पर उतरने वाला है। वो लैंडिंग के लिए एक नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। टेम्परेचर्स आर स्टेबल। गुड लक। अब रोवर के मार्स पर लैंड करने के बाद बात करेंगे। बस अब लैंडिंग कभी भी हो सकती है। इस मिशन पर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है और कईयों ने तो अपनी जिंदगी के 10 साल इसमें लगा दिए। इस जोखिम भरे मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम मार्स पर पहुंचने वाले होंगे, हमारी स्पीड, हमारी एनर्जी हैरान करने वाली होगी। तब हमारी स्पीड करीब 21,000 किलोमीटर पर आवर होगी। हमारी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट वेपराइज हो जाए। पैराशूट भी ठीक टाइम से खुलना चाहिए। पैराशूट बड़ा है, इससे स्पीड को करीब 350 किलोमीटर पर आवर पर लाया जा सकता है, लेकिन लैंड करने के लिए इसे और स्लो होना होगा। तो एक ही ऑप्शन है, इसे पैराशूट से अलग करके रॉकेट्स पर नीचे उतारना होगा।
जमीन से 10 मीटर ऊपर इसे रस्सियों से नीचे उतारा जाएगा। और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो गेम ओवर। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जो मार्स पर होना था वो हो चुका है। पृथ्वी पर किसी को नहीं पता कि बात बनी भी या नहीं। स्पेसक्राफ्ट से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में 14 मिनट लगते हैं, इसलिए जब हमारे पास सबसे पहली जानकारी आई कि हमने एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से को छू लिया है, तब व्हीकल को मार्स के सरफेस पर चलते हुए या फिर बर्बाद हुए कम से कम 7 मिनट बीत चुके होंगे। क्यूरियोसिटी ठीक है। Sol 1, पहला मार्शियन दिन। लैंडिंग में तो क्यूरियोसिटी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगला चैलेंज है मार्स पर बने रहना। वो सालों तक चलने वाले इस एक्सपीडिशन के लिए पूरी तरह से लैस है, पर कोई भी गड़बड़ क्यूरियोसिटी का खेल खत्म कर सकती है। हर एक दिन अपॉर्चुनिटी है जिसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यूरियोसिटी कब अचानक काम करना बंद कर देगा। अर्थ से भेजा गया ये अब तक का सबसे स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स रोबोट है। इस न्यूक्लियर पावर्ड ऑल टेरेन व्हीकल का वजन 1 टन है। ये जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट होने के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी है। इसका मिशन ये पता लगाना है कि क्या मार्स में कभी पानी, एनर्जी और रॉ मटेरियल का वो खास कॉम्बिनेशन था जो जीवन को मुमकिन बनाता है। क्यूरियोसिटी को गेल क्रेटर में भेजा गया था, जो कि करीब 5 किलोमीटर गहरा और लगभग 160 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसके ठीक बीच में करीब 5,500 मीटर का माउंट है, जिसे माउंट शार्प कहते हैं। ऑर्बिटर्स इस माउंटेन के बेस में क्ले देख सकते हैं। क्ले की बनावट पानी के नीचे होती है और ये जीवन पनपने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है। क्ले में ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रिजर्व रहता है। जीवन इससे ही बनता है। ऐसा अरबों साल से हो रहा है। ये ऑर्गेनिक्स खोजने के लिए परफेक्ट जगह है और ऐसी खोज करना मिशन का मेजर गोल है। पर मार्स में ऑर्गेनिक्स कहाँ मिलेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मगर अभी तक ये मार्स पर नहीं मिले हैं। उन्हें खोजने का ये बढ़िया मौका है। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद क्यूरियोसिटी क्या खोजेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब आप मार्स पर रोवर लैंड करते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि नई नई चीजें सामने आकर आपको हैरानी में डाल सकती हैं। आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग मिल सकता है। और अब क्यूरियोसिटी टीम मार्स को उस तरह से एक्सपीरियंस करेगी मानो वो मार्स पर ही पहुंच गई हो। वो इस अनजाने प्लैनेट में उस तरह से ट्रैवल करेगी जैसा इंसान ने पहले कभी नहीं किया। ये टीम मार्स के पास्ट के बारे में खोज करेगी, वो दौर जब ये प्लैनेट आज से बहुत अलग था। मार्स कई बार अर्थ की तरह लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक एलियन वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। हम करोड़ों मील दूर से इस अनजाने प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लैनेट अरबों साल पहले कैसा रहा होगा और ये इतना बदल कैसे गया। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कभी पानी था, पर हमें ये नहीं पता कि उस पानी ने यहाँ जीवन मुमकिन बनाया या नहीं। अगर माने कि बनाया, तब भी हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि उस जीवन के सबूत यहाँ की चट्टानों में छिपे हैं या नहीं। ये राज हम बहुत जल्दी नहीं खोल पाएंगे। उसमें सालों लग सकते हैं, पर बिना कोशिश के ये राज कभी नहीं खुलेंगे। वो यहाँ माउंट शार्प को एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन बाय चांस वो ऐसी जगह के करीब पहुंच गए हैं जो उससे भी बेहतर लोकेशन साबित हो सकती है। हाँ, वो जो उधर है, वो मुझे इरोडेड एल्यूवियल सैंड की लेयर्स लग रही हैं। ऑर्बिट से लिए गए फोटोग्राफ से ये किसी एंशिएंट डेल्टा की तरह दिखती है, जहां कभी एक नदी बहती थी जिसके पानी से एक लेक बनी थी। उन्हें शायद इसी की तलाश है। अगर गेल क्रेटर के पास कहीं लेक डिपॉजिट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यही वो जगह होनी चाहिए। अगर हमें तलाश है किसी ऐसी जगह की जो हैबिटेबल रही हो और जिसका प्रिजर्व्ड
एनवायरमेंटल और ऑर्गेनिक रिकॉर्ड हो तो उसके लिए लेक से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। लगभग 11 किलोमीटर दूर माउंट शार्प के बेस में मौजूद क्ले तक पहुंचने में करीब 1 साल लग सकता है। ये लेक बेड करीब जरूर है, पर यह ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वहां जाने से कुछ हासिल नहीं होता है तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन यानी माउंट शार्प से ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर बढ़ें और इस इंटरेस्टिंग इलाके में जाएं जिसकी बनावट शायद किसी नदी ने की है। हम बहुत उलझन में थे। क्या पता ये वही परफेक्ट जगह हो जिसकी हमें तलाश थी, जहां पर हम अपना गोल पूरा कर सकें। ये जुआ खेलने जैसा है, पर डिसाइड किया गया कि चांस लिया जाए और रोबोट येलो नाइफ बे नाम की जगह की ओर चल पड़ा। अगर आप किसी रोवर को किसी दूसरे प्लैनेट पर ऑपरेट कर रहे हो तो वो जुआ खेलने जैसा है। किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिससे आपके रोबोट को नुकसान हो सकता है या वो पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। यहाँ सब कुछ जुआ खेलने जैसा ही है। क्यूरियोसिटी अब उस ओर बढ़ रहा है जो टीम के मुताबिक एक सूखा हुआ लेक बेड है। ये जगह लैंडिंग साइट से ज्यादा नहीं, कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ कभी जीवन था। अगर तेजी से जाए तो क्यूरियोसिटी को पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे, मगर पहले इंजीनियर्स ये चेक करेंगे कि मार्स के मुश्किल सफर के बाद क्यूरियोसिटी के सभी पुर्जे और उसमें लगे इक्विपमेंट्स ठीक हालत में हैं, पर ये जानने में महीनों लग जाएंगे। फिलहाल क्यूरियोसिटी को कम रफ्तार पर ही चलाना होगा। लॉन्च से पहले बात बिल्कुल अलग थी। हमने इसको बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंका, बड़े बड़े पत्थरों पर चलाया, डेजर्ट में रेत पर चलाया, पर इसको कुछ नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा साइड की तरफ ड्राइव करें। ये एक अमेजिंग व्हीकल है। ये ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिनका हम कमांड भी नहीं दे सकते। मार्स पर लैंड करने से बहुत पहले क्यूरियोसिटी को पृथ्वी पर खुद को साबित करना पड़ा, पर यहाँ मोहावी डेजर्ट में पूरी तरह से मार्शियन एक्सपीरियंस ले पाना मुश्किल है। हमें उन सभी चीजों से निपटना पड़ेगा जो मार्स पर अर्थ से अलग हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ से 40% कम है, इसलिए हमें अलग से एक ऐसा रोवर बनाना पड़ा जिसका वेट अर्थ पर उतना ही है जितना असली रोवर का मार्स पर। हम कई बार ऑफिस एनवायरनमेंट छोड़कर बाहर आकर कुछ खास टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि असली क्यूरियोसिटी मार्स में कैसा परफॉर्म करेगा। ये बहुत जरूरी है कि इसके 6 व्हील्स यानी सभी व्हील्स रेत में पूरी तरह धंस जाएं। जैसे किसी एवलांच में फंसा हो, फिर देखते हैं बाहर आता है या नहीं। यानी इसके साइड व्हील्स और मिडिल व्हील्स धंसने चाहिए। ये पूरी तरह फंसने चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पापा कहते थे तू बड़ा होकर गड्ढा खोदने का काम करेगा। आज मैं वही कर रहा हूँ। थोड़ी और रेत डालनी चाहिए, मतलब एक्सेल्स तक तो डालनी चाहिए। ये तो नीचे स्लाइड होना शुरू हो गया है। ये देखो कैसे जा रहा है। बस ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए तो देखो उठ गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी रोवर इतनी आसानी से कहीं नहीं फंसने वाला। यहाँ पृथ्वी पर क्यूरियोसिटी का परफॉर्मेंस बेशक लाजवाब रहा, लेकिन मार्स पर एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। 8.5 मेगाबाइट्स के डाउनलोड को पूरा होने में 2 मिनट्स बाकी हैं। फिलहाल थोड़ी पावर शॉर्टेज है। हम एक बहुत बड़ी और बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन को करोड़ों मील दूर लैंड करवाने में कामयाब हो गए हैं। हम उसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से काम लेना है। क्यूरियोसिटी रोवर हर रोज अपना काम करता है और फिर दिन खत्म होने पर सारा डेटा अर्थ पर पहुंचाता है। ग्राउंड पर मौजूद टीम एक दिन पहले क्या हुआ था उसे ध्यान से देखती है और उसके बाद जल्दी से ये तय करती है कि अगले दिन के लिए क्या कमांड्स होने चाहिए। आज हम बाकी के सीक्वेंस एग्जीक्यूशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद टीम को ब्रीफ करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर एक व्हीकल को कमांड किया है। इस तरह का एक्सपीरियंस पाने के बाद आप रिस्क कैलकुलेट करना सीख जाते हैं। हमेशा हमें इस बात का एहसास रहता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम कर रहे हैं। एंटर दबाते ही हमारी कमांड्स मार्स पहुंच जाती हैं। इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता।
लैंडिंग के करीब 1 महीने बाद उस एंशिएंट लेक बेड की तलाश जारी है, जो हो भी सकता है और नहीं भी। तभी क्यूरियोसिटी एक जबरदस्त खोज करता है। हम नीचे देखते हैं और तभी हमारी नजर उन चट्टानों पर पड़ती है जिनमें पेबल्स मौजूद हैं। उन्हें स्टडी करने पर यह पता लगता है कि वो खास तरह के पेबल्स किसी बहुत पुरानी नदी के बहने से बने होंगे। उस चट्टान पर अलग अलग तरह के पेबल्स थे जो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। इससे ये बात जाहिर हो गई कि पानी ने चट्टान के टुकड़ों को इरोड करके उन्हें गोलाकार बना दिया था। ये पहला सुराग था कि हम एकदम सही रास्ते पर हैं। यहाँ कभी पानी था और अगर आप फ्लो के साथ जाएं तो आखिर में नदी एक लेक बन जाएगी और हम इस वक्त उसी को तो ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें लेक बेड मिल जाता है तो वो मार्शियन ऑर्गेनिक्स की खोज करेंगे, जो बीते युग में जीवन होने के सबूत का काम कर सकते हैं। अगर अर्थ से जरा सा भी ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन साथ आया है तो उससे इंस्ट्रूमेंट्स गलत इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। इसीलिए रुककर एक खास प्रोसेस से गुजरना होगा। ड्रिल टरेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चेंबर्स की एक भूल भुलैया है और छलनियां हैं जिससे पाउडर्ड रॉक और सॉइल के सैंपल्स को छाना जा सकता है। मार्स की कटोरी भर रेत से रगड़कर अर्थ से आए किसी भी तरह के कंटामिनेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका ड्रिल टरेट जैक हैमर की तरह वाइब्रेट करता है। इस वजह से इसके अंदर कुछ नहीं अटकता। हम इसे ठीक से हिलाकर जालियों को साफ करते हैं और फिर उसे बाहर डंप कर देते हैं। कल अगर हमें मार्स की मिट्टी में ऑर्गेनिक्स मिलते हैं तो उसमें अर्थ के ऑर्गेनिक्स नहीं होने चाहिए। अब टीम का प्लान है क्यूरियोसिटी में लगे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक सैंपल भेजना, ताकि पता लगे कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं। पर जैसे ही वो स्टार्ट करने वाले होते हैं, उन्हें जमीन पर अचानक कुछ नजर आता है। पहली पिक्चर थोड़ी धुंधली होने की वजह से ये समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन ये मुसीबत भी हो सकती है। कुछ देर पहले हम मार्स में कल की एक्टिविटीज के कुछ पिक्चर्स देख रहे थे, तब ये एक ऑब्जेक्ट पिक्चर में दिखाई दिया। ये कल के सॉल के पिक्चर्स हैं। मार्स में एक प्रॉब्लम सामने आई है। क्यूरियोसिटी के ठीक सामने एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा गया है। शुरू में आई पिक्चर्स इतनी शार्प नहीं थीं कि बताया जा सके कि वो क्या है, पर कुछ लोग चिंतित हैं। उन्होंने अभी थोड़ी सी रेत को सैंपल प्रोसेसिंग टरेट के जरिए वाइब्रेशन दी है, ताकि उस चीज को साफ साफ देखा जा सके। मुमकिन है कि कोई स्क्रू या हार्डवेयर का कोई और पुर्जा ढीला होकर गिर गया हो। रेत के जरिए वाइब्रेशन देने के बाद ये मार्स से आई हुई आखिरी पिक्चर है। ये वो स्कूप है जो गंदगी से भरा है और वहाँ नीचे वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आखिर में डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट हार्डवेयर का कोई पुर्जा हो जो जबरदस्त वाइब्रेशन के जरिए उसमें से निकल गया हो। जब तक वो चमकदार ऑब्जेक्ट नहीं नजर आया, पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड थी। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मिलीमीटर का होना चाहिए। बेशक ये चीज छोटी है, पर इसने पूरी टीम को टेंशन में डाल दिया। उन्हें टरेट को वाइब्रेट करना होगा ताकि साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सैंपल तैयार किए जा सकें, और अगर उसमें कुछ टूट फूट हुई है तो उससे मिशन को बहुत गहरा झटका लगेगा। बढ़िया पिक्चर्स आने में थोड़ा समय लगेगा, पर तब तक उन्हें उसी पिक्चर से काम चलाना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ कुछ चमक रहा। हमने उसे लेफ्ट आई मास कैम से देखा और हमें वो बेहद चमकदार ऑब्जेक्ट नजर आया जो स्क्रू की तरह दिखता है, पर कैम से बात साफ हो गई। जब उससे जूम किया तो क्लोजअप में ये क्लियर हो गया कि वो कुछ और है, स्क्रू नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। और आखिर में जब बेहतर पिक्चर आई तो उससे ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई। वो सिर्फ प्लास्टिक का एक नन्हा सा टुकड़ा था। शायद ये इस तरह की कोई चीज होगी, ऐसी कोई मुड़ने वाली चीज। काटते वक्त ऐसी चीज साइड से छिल सकती है और इस तरह का टुकड़ा नीचे गिर सकता है। ये फॉल्स अलार्म था, पर इस $2 अरब के मिशन में छोटी से छोटी गड़बड़ को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अब मार्स की मिट्टी को पहली बार क्यूरियोसिटी में टेस्ट करने के लिए डाला जा रहा है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब को कहते हैं सैम यानी सैंपल एनालिसिस मार्स, ये देखने के लिए कि ये सफर सफल हुआ या नहीं। तो इस तरह मार्स की मिट्टी के पहले स्कूप्स को सैम में डाला जा रहा है। हम पर काफी प्रेशर है और बहुत सारे लोगों की नजर इस पर है। सैम मार्शियन ऑर्गेनिक्स की खोज करेगा। ये ऑर्गेनिक्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें खोजने के लिए पाउडर्ड रॉक और सॉइल को हीट अप किया जाएगा और वेपर्स का एनालिसिस होगा। फिलहाल उन्हें ऑर्गेनिक्स की उम्मीद नहीं है, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है और वो काम कर रहा है। हमारी पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हमारे पास डेटा है। सैम काम कर रहा है।
अभी तक तो सब ठीक है, पर आगे जो होने वाला है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। वाह क्या बात है, कमाल है, डेटा आना भी शुरू हो गया और लगभग हर रीडिंग हमें हाइड्रोकार्बन्स दिखा रही है। सैंपल में ऑर्गेनिक्स होने के क्लूज हैं। हमें तो लगा था कि मार्स में ऑर्गेनिक्स खोजना बेहद मुश्किल काम होगा, पर ये तो कमाल हो गया। जो हमें चाहिए था वो पहली ही कोशिश में मिल गया। अगर ये रीडिंग सही हैं, तो मार्स में जीवन होने की संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं जितनी पहले किसी ने सोची भी नहीं होंगी। पर क्या ये रीडिंग्स सही हैं? मार्स से काफी सारा डेटा लगातार आ रहा है। इसमें अलग अलग तरह की ऐसी गैसेस होने का इशारा भी है जो रेत में से निकलती हैं। एक ऐसा डेटा भी है जिसके हिसाब से मार्स में ऑर्गेनिक कार्बन भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चांस ये भी है कि हम अपने साथ कुछ ऑर्गेनिक्स अर्थ से लेकर गए हों जिन्होंने शायद हमारी रीडिंग्स को बिगाड़ दिया हो। रीडिंग्स बहुत बढ़िया थी पर वो सही नहीं थी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि आपको अपने पहले सैंपल से ही वो सब मिल जाए जिसे आप खोज रहे हो। दरअसल मार्स पर कुछ और ही चल रहा था। सैम इंस्ट्रूमेंट के अंदर छोटी छोटी शीशियों की बनावट होती है जिन्हें वेट केमिस्ट्री कप्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ खास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सील करके रखा जाता है। इन्हें बाद में मिशन के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से एक वेट केमिस्ट्री कप लीक हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। हो सकता है मार्स में लैंडिंग के दौरान रॉकेट में जो वाइब्रेशन हुई थी उसकी वजह से उसे झटका लगा हो, पर उस लीकेज की वजह से कुछ वेपर निकलकर सैम के अंदर फैल गए। इन्हें जो ये ऑर्गेनिक्स होने के इशारे दिखे थे वो अर्थ से आए थे, मार्स से नहीं। ऑनेस्टली मुझे जब पता लगा तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा था, उसे डिजाइन किया था। हमने अपनी तरफ से इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अर्थ से कोई ऑर्गेनिक क्यूरियोसिटी के साथ जाए। मार्स पहुंचकर तो सिर्फ मार्शियन चीजें मिलनी चाहिए। हम वहां पर यहाँ से गई चीजों को देखने नहीं गए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कुछ किया जा सकता है, पर इसको एक दूसरी प्रॉब्लम ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वो प्रॉब्लम है मार्स पर पाई गई खास रेत। इसे परक्लोरेट कहते हैं। वो एक्सप्लोसिव नेचर की है और हीट से वो ट्रिगर हो जाती है। ये बात हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि हम सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए उन्हें ओवन पर हीट करते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी शुगर को इस चम्मच में डालूंगा। ये एक तरह से हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ऐसा कुछ अगर हम मार्स पर डिटेक्ट कर पाते हैं तो मजा आ जाएगा। अब शुगर के अलावा हम एक और चीज डालेंगे और वो है परक्लोरेट। और हमें लगता है कि इसकी वजह से ही मार्स में परेशानी पैदा हो रही है। अब मैं वो करूंगा जो हम मार्स पर शुगर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। हम सैंपल्स को हीट अप करेंगे। मार्स पर ठीक यही हो रहा है। जो परक्लोरेट है वो ऑर्गेनिक्स के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है जो ऑर्गेनिक्स को जला देती है। पर वो इतना ड्रामेटिक नहीं होता जैसा यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज्यादा है। ये शुगर को डिटेक्ट करने का ठीक तरीका नहीं है। इससे तो हमें बस धुआं ही दिखेगा। जो भी सैंपल में था वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन की वजह से बुरी तरह से स्क्रैम्बल हो गया। उसके कारण रियल मार्शियन ऑर्गेनिक्स को कंटामिनेशन में से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। मार्स को समझना आसान नहीं है। ये हमारे लिए एक एलियन जगह है और इसलिए हमारे सामने ऐसी परेशानियां आएंगी जिनकी उम्मीद भी ना हो, जैसे परक्लोरेट। पर हमें इनका सामना तो करना ही होगा। क्यूरियोसिटी को इस मिशन में लगभग 4 महीने हो चुके हैं। आज वो आखिर येलो नाइफ बे पहुंच ही गया। ये शायद बीते युग में एक लेक बेड था। ये क्यूरियोसिटी की लैंडिंग साइट से 450 मीटर की दूरी पर है। जब हम येलो नाइफ बे पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि हम बहुत बढ़िया लोकेशन पर पहुंच गए हैं। हमने वहां इस तरह के पत्थर देखे जो फ्रैक्चर्ड थे, जिनकी वेन्स थीं। यानी यहाँ कभी पानी था और उसके सबूत मौजूद हैं। अपनी लेजर से क्यूरियोसिटी एक वेन को चूर चूर कर देता है। उठते हुए धुएं से जाहिर है कि ये एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर पानी है। और ये सिर्फ एक कहानी है जो ये कहती है कि यहाँ इस प्लैनेट पर बीते युग में कभी पानी था, और जहाँ भी पानी होता है वहाँ जीवन हो सकता है। हम एकदम सही लोकेशन पर हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ड्रिल करने के लिए सेफ जगह चुनें। क्यूरियोसिटी का ड्रिल बेहद इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, पर यह खतरनाक भी हो सकता है।
जब भी हम क्यूरियोसिटी की आर्म को मार्स के सरफेस के संपर्क में लाते हैं तो पूरी टीम थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि क्यूरियोसिटी स्लिप हो जाए और अपना कोई नुकसान कर ले, उसकी आर्म टूट जाए, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाए या वो कोई अपना जॉइंट तोड़ ले। और ड्रिलिंग ऑपरेशन तो वैसे ही इतना रिस्की है क्योंकि जब ड्रिल बिट से होल हो रहा हो तो रोवर को बहुत स्टेडी रहना चाहिए, और अगर रोवर जरा भी हिला तो ड्रिल उसी में जैम हो सकती है या टूट सकती है। मुझे तो इस बात को लेकर हमेशा डर रहता है। 1 महीना और बीत जाता है। आखिरकार टीम ड्रिल करने के लिए तैयार हो जाती है और पता लगाती है कि ये रॉक मार्स के जीवन की कौन सी कहानी बता रही है। हमने अगस्त में यहाँ लैंड किया था और अब जनवरी का महीना चल रहा है, और अब हम इस पत्थर को ड्रिल करना शुरू करने वाले हैं। बार बार ये ख्याल आता है कि क्या हमने सही पत्थर चुना है। उम्मीद तो है कि ये काम का निकलेगा। ये क्यूरियोसिटी के लिए बनने या बिगड़ने का एक और मौका है। इससे पहले मिशन का भविष्य इस तरह से कभी भी दांव पर नहीं लगाया गया। हमने मार्स पर अपना पहला ड्रिल होल बना लिया है। हमने मार्स के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ड्रिल होल बनाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने उस पत्थर को ड्रिल किया और उसमें से जो पाउडर बाहर आया वो ग्रे कलर का था। एक्चुअली वो ग्रेइश ग्रीन कलर का था। हमें रेड रॉक्स देखने की आदत सी हो गई है। हर जगह रस्टी आयन कलर ही नजर आता है। ये सजेस्ट करता है कि यहाँ सब कुछ ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये जगह ऑर्गेनिक्स ढूंढने के लिए सही नहीं है। जहाँ हर चीज ऑक्सीडाइज्ड है वहाँ ऑर्गेनिक्स भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। पहली बार हमें ये इशारा मिला कि मार्स पर सब कुछ ऑक्सीडाइज्ड नहीं है। इन रॉक्स के अंदर कुछ और चल रहा था। ये एक तरह से हमारे लिए एक नई खिड़की खुली थी और हमें लगने लगा था कि हम जिस जानकारी को पाने मार्स पर आए थे उसमें से कुछ इन रॉक्स में प्रिजर्व्ड है। उन्होंने पहले उस पाउडर को एनालाइज किया ताकि ये पता लगे कि रॉक किस चीज की बनी है। और जब एनालिसिस आया तो हम चौंक गए क्योंकि उसमें काफी क्ले थी, अबाउट 20%। और इस क्ले के बारे में एक खासियत थी, वो एसिडिक नहीं थी। ये क्ले किसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की नहीं थी। हो सकता है यहाँ कभी फ्रेश वाटर लेक रही हो। यही खोजने के लिए तो वो यहाँ आए थे। उन्हें चाहिए थे वो सबूत कि मार्स में पहले वो सब कुछ था जो जीवन के लिए जरूरी होता है। एक लॉन्ग लास्टिंग लेक, उसके अलावा चट्टानों में मौजूद केमिकल एनर्जी। अगर यहाँ कभी माइक्रोब्स थे तो उनके लिए ये खाना था। टीम का लक्ष्य था सबसे अहम चीज खोजना, यानी ऑर्गेनिक कार्बन, वो चीज जिससे जीवन की बनावट होती है। शायद हमें एविडेंस मिल गया है और वो है रॉक। अगर मार्स के सरफेस पर कभी ऑर्गेनिक्स थे तो वो यहाँ की रॉक्स में प्रिजर्व्ड होंगे। तो अब आगे की कहानी सैम पर टिकी है। क्या सैम यहाँ पर ऑर्गेनिक्स ढूंढ पाएगा या नहीं? और तभी मार्स पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यूरियोसिटी पृथ्वी से आए कमांड्स को इग्नोर करने लगता है और ऐसे में इंजीनियर्स को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ती है और साइंटिस्ट्स का सारा काम ठप हो जाता है। ये क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिशन खत्म हो गया है बीच में ही? ऐसे हालात की तैयारी नहीं की जा सकती। चारों ओर ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग अंदर से टूटने लगते हैं। ये सॉल 200 की ओवरनाइट एक्टिविटी की रिपोर्ट है। इसमें ढेर सारे सिंगल बिट एरर्स नजर आ रहे हैं। 200 मार्शियन डेज के बाद क्यूरियोसिटी ने बिना वार्निंग दिए मिशन कंट्रोल से ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं। हमारे एक इंजीनियर ने मुझे ईमेल किया। उसमें लिखा था हमें जल्द मिलना चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा, हे रॉब, क्यूरियोसिटी स्लीप मोड पर नहीं गया। और मैंने कहा, क्या? हमने उसे शटडाउन का कमांड तो दिया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मुझसे कहा गया हालात उससे भी खराब हैं। उसने पिक्चर्स लेना बंद कर दिया है, साइंस डेटा कलेक्ट करना बंद कर दिया है और भी बहुत सारी चीजें करना बंद कर दिया है। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? बेसिकली कंप्यूटर ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो कमांड्स नहीं मानेगा। हमें प्रॉब्लम का तो पता था पर हम उसे सुलझा नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम कमांड्स भेज भी देते तो कंप्यूटर उन्हें इग्नोर कर देता। 200 मार्शियन डेज तक पूरी टीम ने बहुत जमकर काम किया था। जब इंजीनियर्स को कंप्यूटर की इस मनमानी का पता लगा तो वो घबरा गए। अभी अभी तो क्यूरियोसिटी ने पहले मार्शियन रॉक का एक एनालिसिस पूरा किया था।
और साइंटिस्ट एक ऐसे एंशिएंट लेक बेड की खोज को कंफर्म करने के कगार पर थे जहां जीवन पनप सकता था। मुझे याद है उस दिन साइंस टीम अपनी बहुत सारी फाइंडिंग्स प्रेजेंट कर रही थी। मैं ग्लास के जरिए जॉन को ब्रीफिंग देते हुए देख रहा था और मैं सोच रहा था कि कहीं ये साइंस टीम का आखिरी प्रेजेंटेशन ना बन जाए, क्योंकि उस वक्त क्यूरियोसिटी बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था। फाइल सिस्टम में कुछ अजीब चल रहा था और इसकी वजह से बाकी चीजों में गड़बड़ हो रही थी, वो बर्बाद हो रही थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, क्या होगा अगर क्यूरियोसिटी रिकवर नहीं कर पाता। हम सिर्फ इतनी दूर थे अपने टारगेट से, हम एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट खोजने के काफी करीब थे, उसके बहुत पास थे। जो चीज हाथ में आने वाली थी अब लग रहा था जैसे वो हाथ से फिसल रही थी। तो हम लोग ये पता लगाने में लग गए कि आखिर चल क्या रहा है, ये जो खतरा है ये कितना बड़ा है और आगे और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। फाइल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है, राइट? मुझे लगता है ये इश्यू एक बार पहले भी आया था। ये मामला डैमेज्ड मेमोरी चिप का लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर बग क्यूरियोसिटी को बैकअप कंप्यूटर का ऑप्शन चुनने से रोक रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा मतलब, हम सिस्टम को ऐसे नहीं डिजाइन करते। हम क्यूरियोसिटी के साथ लगातार कांटेक्ट में नहीं रहते, इसलिए उसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई और फिक्स करना आना चाहिए। हमारे बोर्ड में 2 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए और दूसरा है कंप्यूटर बी। जैसे किसी एयरप्लेन में पायलट और को पायलट होता है। हमारे पास एक खास अलार्म है जिसे सुनकर को पायलट एक्टिवेट हो जाता है और वो क्यूरियोसिटी को संभाल लेता है। वो उसे पायलट यानी कंप्यूटर ए से टेक ओवर कर लेता है, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इस पायलट ने चार्ज छोड़ा ही नहीं, वो लगातार अलार्म को रीसेट करता रहा। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रहा है, आई एम सॉरी रॉब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे कमांड्स फॉलो कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, वो मेरे कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा था। क्यूरियोसिटी रोवर बेकाबू हो गया था। हमारे पास एक खास अलार्म है जिसे सुनकर को पायलट एक्टिवेट हो जाता है और वो क्यूरियोसिटी को संभाल लेता है। वो उसे पायलट यानी कंप्यूटर ए से टेक ओवर कर लेता है, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इस पायलट ने चार्ज छोड़ा ही नहीं, वो लगातार अलार्म को रीसेट करता रहा। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रहा है, आई एम सॉरी रॉब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे कमांड्स फॉलो कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, वो मेरे कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा था। क्यूरियोसिटी रोवर बेकाबू हो गया था। अच्छा, इस वक्त रोवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? चार्ज फॉर द बैटरी की जगह दिखा रहा है कि बैटरी 63% है। ये इस बात से कंसिस्टेंट है कि रोवर शटडाउन नहीं हो रहा। बहुत ही कम वक्त बचा है। अगर टीम ने जल्दी कुछ नहीं किया तो क्यूरियोसिटी से कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये इस मिशन के लिए बहुत भारी झटका होगा और इससे फ्यूचर मार्स एक्सप्लोरेशन पर भी बुरा असर पड़ेगा। सिचुएशन काफी नाजुक थी, हमारे पास टाइम भी काफी कम था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। साइट ए पर जो कंप्यूटर है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन साइट बी वाले कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि रोवर साइट बी वाले कंप्यूटर को यूज करे, लेकिन वो हमारे कमांड्स को तो मानेगा नहीं, उन्हें इग्नोर करेगा। तो हमें क्यूरियोसिटी को दूसरे कंप्यूटर पर शिफ्ट होने के लिए फोर्स करना होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आमतौर पर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, पर अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिना और इंतजार किए टीम को पायलट का चैप्टर क्लोज करके ये उम्मीद करनी होगी कि को पायलट टेक ओवर कर ले। ये काम रिस्की है, पर अगर ज्यादा इंतजार किया तो क्यूरियोसिटी अपना रेडियो बंद कर सकता है, यानी कांटेक्ट खत्म। जैसे जैसे समय हाथ से फिसल रहा है, वैसे वैसे इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि क्या हमारा कमांड क्यूरियोसिटी तक पहुंचेगा भी या नहीं। अगर हम अपना कमांड नहीं पहुंचा पाते तो समझिए गेम ओवर। हमें किसी भी तरह दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वैप करना ही होगा। ये बहुत ही बड़ा कदम है, लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। कमांड देने में घबराते रहे तो बात कैसे बनेगी। हम सब कुछ जल्दी में कर रहे थे, हमारे पास कुछ ही घंटे थे। अब सोचता हूँ तो याद आता है कि सब कितने वरीड थे। हमें पता था कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हाँ ये करना ही ठीक होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे हाथ से कंप्यूटर निकल जाएगा और कुछ घंटों बाद शायद क्यूरियोसिटी भी हाथ से निकल जाए। फैसला हो गया था, कमांड्स भेज दिए गए। जब ऐसा करते हैं तो
थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और फिर हम उसके दोबारा चालू होने की उम्मीद करते हैं। हम यहाँ सेंटर में ध्यान देंगे और जब हमें मार्स से सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट होगी, यहाँ पर स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में। तो हम यहाँ खड़े होकर स्क्रीन को देख रहे हैं और सिग्नल के आने का इंतजार कर रहे हैं। नॉर्मली कुछ सेकंड्स में ही सिग्नल आ जाता है। हमें लगा कि 5 सेकंड्स में आ जाएगा, 10 सेकंड में आ जाएगा, पर नहीं आया। 20 सेकंड्स में, शायद 1 मिनट में आ जाए, नहीं आया। 2 मिनट, 2.5 मिनट बीत गए, 3 मिनट, पर तब भी सिग्नल नहीं आया। हमारे पास अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है। कंफर्म कीजिए कि आप लोगों को FFT पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम कंफर्म करते हैं कि हम FFT डिस्प्ले को देख रहे हैं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कॉपी। अगर कमांड नहीं पहुंचेगा तो हम फिर से कंट्रोल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम 3 मिनट की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, सिग्नल अब तक नहीं मिला है। सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, सब जबरदस्त टेंशन में हैं। लगभग 3.5 मिनट के बाद फाइनली सिग्नल आ ही गया। जिस तरह के सिग्नल का इंतजार हम कर रहे थे वो हमें मिल गया। आप उसे देख सकते हैं, पर बहुत ही छोटा है वो सिर्फ इतना सा था। एक डैमेज्ड चिप ने सॉफ्टवेयर बग को ट्रिगर कर दिया था, जिससे मिशन तबाही के कगार पर पहुंच गया था। इस सॉफ्टवेयर बग का नाम बढ़िया है, सॉल 200 बग। याद रखना भी आसान है। जिस चीज के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जब अर्थ पे टेस्ट हुए तो किसी की पकड़ में नहीं आया, और फिर अचानक वो सामने आ गया, वो भी 200 सोल्स बाद। इस तरह के खतरे हमेशा आपको डराते रहते हैं। हमेशा लगता है कि कुछ है जिसके बारे में जांच करना रह गया, कोई अनजानी चीज जो कभी कभार बहुत घातक हो सकती है। खतरा टल चुका है। क्यूरियोसिटी फिर से काम में लग गया है। उसने एक सूखा हुआ लेक बेड खोजा है जहां कभी वो सब था जो जीवन के लिए जरूरी होता है। क्यूरियोसिटी अब एक और भी बड़ी चीज की खोज कर रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्यूरियोसिटी की ड्रिल मशीन ने ऐसा कमाल दिखाया है जो मार्स पर पहले कभी नहीं देखा गया। उसने रेड रॉक के अंदर से ग्रे पाउडर निकाला है। अर्थ में से ग्रे मटेरियल अंडरग्राउंड से निकलता है और वो ऐसी जगह से मिलता है जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक्स होते हैं। अगर मार्स में कहीं ऑर्गेनिक्स हैं तो मुझे यकीन है कि वो यही हैं। यहाँ साइंटिस्ट्स के लिए खजाना छुपा है। मार्स में मिले ग्रे पाउडर का सैंपल लेबोरेटरी पहुंचता है, जहां उसे एनालाइज किया जाता है और कुछ समय बाद रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिले। हम हैरान हो गए थे। जिसे खोज रहे थे वो कहाँ है। हमें तो लगा था कि मार्स पर ऑर्गेनिक कार्बन जरूर होगा। दूसरी चट्टान को ड्रिल किया जाता है। सैंपल में कुछ ऑर्गेनिक्स के होने का इशारा तो मिला है, पर क्या वो मार्शियन है या फिर अर्थ से आई हुई कंटामिनेशन? ये कहना मुश्किल है क्योंकि एक्सप्लोसिव मार्शियन केमिकल ने फिर से सिग्नल को स्क्रैम्बल कर दिया है। लगता है ये केमिकल हर जगह मौजूद है। उस सैंपल में परक्लोरेट था। मैंने तो सोचा था कि परक्लोरेट सिर्फ मार्स के सरफेस पर होता है, ये तो अंडरग्राउंड में भी मौजूद है। और जहां परक्लोरेट होगा वहां ऑर्गेनिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब है पूरी मेहनत बेकार। अगर ये मान लें कि मार्स पर कभी जीवन नहीं था, तब भी वहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। वो यहाँ हर रोज मीटेराइट्स और कॉस्मिक डस्ट के जरिए पहुंचता है, पर कुछ ऐसा है जो इस सबूत को मिटा देता है, और शायद ये काम परक्लोरेट करता है। हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक्स को तबाह कर सकता है, पर उसे ट्रिगर करने के लिए उसे हीट जैसी कोई चीज चाहिए। हो सकता है कि मार्स पर अलग तरह का कोई ट्रिगर हो। अर्थ की तरह मार्स का कोई सुरक्षा कवच नहीं है। वहां के सरफेस को हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन लगातार झुलसाता रहता है। वो ऑर्गेनिक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत है, पर परक्लोरेट उससे भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे लगता है ये रेडिएशन वही काम कर रहा है जो हीट ओवन में करता है। ये रेडिएशन परक्लोरेट को एक्टिवेट कर देता है। इससे वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में ऑर्गेनिक्स को बर्बाद तो कर ही रहा है,
वो शायद अरबों साल से मार्स में भी यही कर रहा है। हो सकता है वहां अभी भी कुछ बाकी हो, शायद उनकी राख बाकी हो सकता है हम उसे ढूंढ पाएं। ऐसा नहीं है कि हमें वहां कुछ और नहीं मिलेगा। मार्स हमेशा से हमें सरप्राइज करता आया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो फिर से हमें सरप्राइज करेगा। कैसे ये तो नहीं पता, वरना वो सरप्राइज कैसे रहेगा, पर वो सरप्राइज करेगा जरूर। पृथ्वी पर भी 1 अरब साल पुरानी चट्टानों में प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिक्स को ढूंढना एक जुनून ही तो है। देखिए, मैं यहाँ करीब 25 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे अलावा और भी लोग हैं जो 40-50 साल से रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप उन सभी रॉक्स को कंसीडर करें जो हमने सैकड़ों मील फैले इस इलाके में स्टडी की हैं, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ऐसी हैं जो धरती की एंशिएंट लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे बहुत से एविडेंस हैं कि हमारा प्लैनेट जीवन से भरा था, पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर एविडेंस प्रिजर्व नहीं हो पाते, क्योंकि जो चीज जीवन को मुमकिन बनाती है, यानी कि पानी, वही चीज एविडेंस को मिटा भी देती है। हम जानते हैं कि यह आसान काम नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश ही ना करें, क्योंकि अगर हम किसी तरह से मार्स पर ऑर्गेनिक्स के होने का सबूत ढूंढ लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी खोज होगी। येलोनाइफ बे में क्यूरियोसिटी ने साबित कर दिया है कि कभी मार्स पर जीवन को पनपने का मौका मिला था। अब वो करीब 11 किलोमीटर दूर माउंट शार्प के फुटहिल्स की ओर बढ़ रहा है। वहां पर वो फिर से मार्शियन ऑर्गेनिक्स की खोज में जुट जाएगा। ऑर्बिट से देखने पर लगता है कि आगे की टेरेन बहुत ही स्मूथ है, पर हकीकत तो हमेशा जमीन पर ही मालूम होती है। ऐसे पॉइंटेड और शार्प रॉक्स मार्स पर पहले कभी नहीं देखे गए। ये रॉक्स क्यूरियोसिटी के पहियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने में कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। आगे क्या होगा उसका पूरी तरह से किसी को पता नहीं होता। क्यूरियोसिटी को कौन कौन सी चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, हम सबके बारे में कैसे जान सकते हैं। इसलिए हमें डर तो लगता है, पर प्राउड भी फील करते हैं, क्योंकि हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि ये सेफ है, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। मार्स पर अगली परेशानी कौन सी आएगी ये कोई नहीं बता सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मिशन में इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ये मजेदार है, बहुत एक्साइटिंग है, पर कई बार डिप्रेसिंग है और थकावट भरा भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक पैकेज डील की तरह है। लाइफ में ऐसा मौका एक बार ही आता है, मार्स को फर्स्ट हैंड देखने का और उससे जुड़े मिशन का हिस्सा बनने का। इससे बढ़िया क्या होगा? मार्स अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता, और आज हम जान गए हैं कि ये क्रेटर बीते युग में फ्रेश वाटर लेक था। इसमें वो सब कुछ था जो जीवन को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी होता है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट के लिए ऑलरेडी ये एक कामयाब मिशन है, लेकिन आपका और मेरा सवाल ये था कि क्या मार्स कभी रहने लायक प्लैनेट था? क्या बीते युग में वहां कभी जीवन था? हमारे पास उस सवाल का जवाब नहीं है। आज भी क्यूरियोसिटी की कहानी जारी है। नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप और फिर नेक्स्ट स्टेप, बस इतना ही जरूरी है। हम ये सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ेंगे कि क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं?